आबिद भाई ने 4 प्रेडिक्शंस किया, वो प्रेडिक्शंस क्या हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक आज आप लोगों को बड़ी प्रेडिक्शन करने लगा हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है, दिन और टाइम याद रखना है। अगर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं तो तीसरी बार वो वज़ीर आज़म बनते हैं इंडिया के, तो आपका क्या आइडिया कि आबिद भाई इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? मैं एग्जैक्ट यही सवाल करने वाली थी। तो आबिद भाई इंडिया के साथ वो बिजनेस करेंगे जो पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नजर आएगा। इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रांड हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कंपनी ये चीज़ें बना रही हैं। तो उन कंपनियों को जब मैं पाकिस्तान लेके आऊँगा तो फ़ायदा किसका होगा मैडम? हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा है, हमारा पाकिस्तान ऊपर आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पाकिस्तान में। देखिए, फ़ैन उनका इस चीज़ से नहीं हूँ कि वो जी नरेंद्र मोदी हैं, 2 बार वो वज़ीर आज़म बने हैं तो मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ। ऐसे फ़ैन नहीं बनता। फ़ैन बनता है इंसान किसी के काम से, किसी की क्वालिटी से, किसी की पॉलिसीज़ से। तो मैं उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को उठाया और ऊपर लेके गए। लेकिन यकीन कीजिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई वज़ीर आज़म आया होता, ऐसी कोई पॉलिसीज़ आई होती, ऐसा कोई दिमाग आया होता तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर चुका होता और हम उस वज़ीर आज़म की तारीफ़ें कर रहे होते। देखें, पाकिस्तान से 100 गुना आगे नहीं बढ़ा भारत, ये बात गलत है। मुझे लगता है पाकिस्तान से 100 साल आगे है भारत। मैं इंडियन यूट्यूबर्स को देख रहा था, इतने अनलकी यूट्यूबर्स हैं इंडिया के बात करूं, शायद वो माइंड करें। देखिए, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी का अपना माइंड है। अगर वो अपने माइंड से बात कर रहे हैं, देखिए उनका अपना माइंड है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे भी तो ओपिनियन देने का हक है कि मैं भी बता सकता हूँ कि यार मुझे क्या अच्छा लग रहा है या क्या बुरा लग रहा है। तो देखिए, वो जो यूट्यूबर्स इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के अगेंस्ट इतने बड़ी बड़ी जो वीडियोस बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, देखिए उन लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आज से 10 साल पीछे जाना चाहिए उन्हें, और 10 साल पीछे इंडिया के हालात देखने चाहिए। 10 साल पहले उन्हें देखना चाहिए कि इंडिया की पूरी दुनिया में क्या वैल्यू थी, क्या इज्जत थी, कि दुनिया में उन्हें इज्जत मिल रही थी इस लेवल की जो आज उन्हें इज्जत मिली है। ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, जिसकी ताकत चलती है, जिसके फैसले चलते हैं, जिसकी वजह से उसका मुल्क तरक्की कर रहा होता है, तो दुनिया में और बहुत सी बड़ी पावरें होती हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि उस बंदे को डिग्रेड किया जाए या उस बंदे को दोबारा इलेक्शन में ना जिताया जाए। मोदी साहब ने अडानी साहब को या अंबानी साहब को ना बहुत बड़े फ़ायदे दिए हैं, हज़ारों करोड़ों के फ़ायदे दिए हैं, जिनकी वजह से जो है ना वो बहुत अमीर हो चुके हुए हैं। देखिए, मैं उन यूट्यूबर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अंबानी साहब की टाटा कंपनी की आप हिस्ट्री निकाल के देखिए। जब हिंदुस्तान भी नहीं था तो जब भी ये टाटा कंपनी होती थी, अब उनका दावा ये है कि मैं जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनूंगा तो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनूंगा। यानी कि इधर तो दाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रेशर को भी नहीं लिया, दुनिया के किसी प्रेशर को नहीं लिया, और अपने मुल्क को तरक्की भी करवाई। भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। आबिद भाई, आपने ये तो सुना होगा कि अप्रैल में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अंदर हमें होते हुए दिखे, यानी कि कह लें कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। क्या कहना चाहते हैं कि 2 महीने हो चुके हैं इलेक्शंस को, 4 जून को फाइनल रिजल्ट निकलेगा। क्या लगता है आपको? आप नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन माने जाते हैं, इस बार भी कह लें कि नरेंद्र मोदी का ही डंका बजेगा भारत के अंदर। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये जो इंडिया के इलेक्शन होते हैं ना, ये हमारे जैसे इलेक्शन नहीं होते कि जैसे आज इलेक्शन हुए और कल हमें पता भी चल जाता है कि इलेक्शन हो गया जी, क्लियर हो गया सारा इलेक्शन। ये इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, दुनिया की बहुत बड़ी कंट्री है, आबादी में तो दुनिया की नंबर 1 आबादी है। तो इधर इलेक्शन होते हैं कि एक स्टेट में पहले करते हैं, फिर दूसरी स्टेट में होता है, फिर तीसरी में, इस तरह करते करते काफ़ी टाइम लग जाता है इलेक्शन कंप्लीट होने में। तो देखिए, अब आपको जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, मेन चीज़ उस चीज़ को हम बीच में लेके आते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पाकिस्तान में। देखिए, फ़ैन उनका इस चीज़ से नहीं हूँ कि वो जी नरेंद्र मोदी हैं, 2 बार वो वज़ीर आज़म बने हैं तो मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ। ऐसे फ़ैन नहीं बनता। फ़ैन बनता है इंसान किसी के काम से, किसी की क्वालिटी से, किसी की पॉलिसीज़ से। तो मैं उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को उठाया और ऊपर लेके गए। अभी रिसेंटली मैं इंडिया में ना मैडम, मैं भी रिसर्च करता हूँ, मैं भी कोई वर्किंग करता हूँ, मैं भी स्टडी करता हूँ। तो मेरी स्टडी चल रही थी तो मैं इंडियन यूट्यूबर्स को देख रहा था, इतने अनलकी यूट्यूबर्स हैं इंडिया के बात करूँ, शायद वो माइंड करें। देखिए, हर किसी की अपनी ओपिनियन है, हर किसी का अपना माइंड है। अगर वो अपने माइंड से बात कर रहे हैं, देखिए उनका अपना माइंड है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे भी तो ओपिनियन देने का हक है कि मैं भी बता सकता हूँ कि यार मुझे क्या अच्छा लग रहा है या क्या बुरा लग रहा है। तो देखिए, वो जो यूट्यूबर्स इंडिया में
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के अगेंस्ट इतने बड़ी बड़ी जो वीडियोस बना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, देखिए उन लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आज से 10 साल पीछे जाना चाहिए उन्हें, और 10 साल पीछे इंडिया के हालात देखने चाहिए। 10 साल पहले उन्हें देखना चाहिए कि इंडिया की पूरी दुनिया में क्या वैल्यू थी, क्या इज्जत थी, कि दुनिया में उन्हें इज्जत मिल रही थी इस लेवल की जो आज उन्हें इज्जत मिली है। अभी देखिए पूरी दुनिया में आईटी अगर ग्रो करता है इंडिया का, पूरी दुनिया में आईटी में इंडिया का नाम होता है, आईटी एक्सपोर्ट होता है, आईटी से उन्हें पैसा आ रहा है, उनके लोग एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें मेहनत से होते हैं, ऐसे नहीं होते। उन्हें करने वाला कौन है? उनकी बैक। देखिए इस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी वज़ीर आला या हमारे सदर हमारे लोगों की हेल्प करते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनवाते, लोगों को एजुकेशन के लिए आसानियाँ करते पैदा, तो आज हमारे लोग भी आईटी में एक्सपर्ट होते, हमारे लोग भी आगे जाते। इंडिया में देखें आज से 10 साल पहले आप रोड के सेक्टर चेक कर लीजिए इंडिया के बीच में, मैडम आप खोल लीजिए, यूट्यूब झूठ नहीं बोलता। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब अपनी किसी स्पीच में झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब तो झूठ नहीं ना बोल रहा। आप यूट्यूब को निकालिए, यूट्यूब से पूछें कि आज से 10 साल पहले इंडिया की डेवलपमेंट क्या थी और आज डेवलपमेंट क्या है। देखें जो पढ़े लिखे हैं वो तो इस बात पे एग्री करेंगे, वो समझेंगे इस बात को जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। पूरी दुनिया में यही होता है मैडम कि कोई ताकतवर वज़ीर आज़म होता है ना, जिसकी ताकत चलती है, जिसके फैसले चलते हैं, जिसकी वजह से उसका मुल्क तरक्की कर रहा होता है, तो दुनिया में और बहुत सी बड़ी पावरें होती हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि उस बंदे को डिग्रेड किया जाए या उस बंदे को दोबारा इलेक्शन में ना जिताया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स उनकी बातें ना मान रहा हो, ये भी हो सकता है मैडम, क्योंकि उन्होंने जो पावरफुल दुनिया में स्ट्रॉन्ग है ना, वो अपनी बातें मनवाते हैं, वो अपने फैसले मनवाते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी साहब ने उनके फैसले ना माने हो। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया से तेल लेने की बात थी, तो इंडिया ने कहा जी अमेरिका ने बड़ा जोर दिया, अमेरिका ने बड़ा जो है अपना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रेशर अपने ऊपर उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने कहा जी हम अपनी आवाम का फ़ायदा करेंगे, हम रशिया से तेल लेके दिखाएंगे। तो उसमें बहुत से ऐसे पावरफुल लोग थे जिन्हें नाराज़गी का सामना मोदी साहब को करना पड़ा, तो उनकी नाराज़गी के सामने की वजह से हो सकता है कि आज वो टाइम आ चुका हुआ है कि उनके अगेंस्ट ये सारा सिलसिला हो रहा है। लेकिन यकीन कीजिए पाकिस्तान में ऐसा कोई वज़ीर आज़म आया होता, ऐसी कोई पॉलिसीज़ आई होती, ऐसा कोई दिमाग आया होता, तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर चुका होता और हम उस वज़ीर आज़म की तारीफ़ें कर रहे होते, ना कि यूट्यूब पे हम कह रहे होते कि जी वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। अडानी अंबानी की बात हो रही थी, एक जगह पे वीडियो देख रहा था कि मोदी साहब ने अडानी साहब को या अंबानी साहब को ना बहुत बड़े फ़ायदे दिए हैं, हज़ारों करोड़ों के फ़ायदे दिए हैं, जिनकी वजह से जो है ना वो बहुत अमीर हो चुके हुए हैं। देखिए मैं उन यूट्यूबर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अंबानी साहब की टाटा कंपनी की आप हिस्ट्री निकाल के देखिए। जब हिंदुस्तान भी नहीं था तो जब भी ये टाटा कंपनी होती थी, जब वर्ल्ड वार चली थी ना, वर्ल्ड वार जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा खाना खराब हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था दुनिया का, तो उस वर्ल्ड वार में भी स्टील जो है ना, स्टील ये टाटा कंपनी ने दिया था इन कंट्रीज़ को, यूरोप्स को। तो टाटा कंपनी उसके बाद जब उनका स्टील कामयाब हुआ तो वर्ल्ड वार में जो जंग लड़ रहे थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि टाटा कंपनी के स्टील की वजह से हम लोग बच गए, हम इस जंग में कामयाब हुए टाटा कंपनी के स्टील की वजह से। तो टाटा कंपनी तो जब भी था जब इंडिया नहीं था, जब ये बड़े सगीर पाक हिंद होता था, अंग्रेज़ों का कब्जा होता था, तो टाटा कंपनी जब भी थी। आप ये देखें कि एयरलाइन इंडिया की जो पहली एयरलाइन थी ना, वो भी टाटा कंपनी की थी, जो गवर्नमेंट ने बाद में अपने अंडर में ले ली। तो टाटा कंपनी और अंबानी ये बहुत पुराने हैं, ये बहुत काम करने वाले हैं, और आप लोगों की इज्जत है इन लोगों की वजह से। पाकिस्तान में टाटा अंबानी नहीं है, आप समझिए इन चीज़ों को, पाकिस्तान में ये लोग नहीं हैं। पाकिस्तान में बेचारा एक मलक रियाज पैदा हुआ था जिसने कोशिश की थी सोसाइटियाँ बनाने की, बैरिया टाउन उसने बनाया, तो आज उसका नाम भी नज़र नहीं आ रहा कि वो कहाँ है। तो पाकिस्तान में टाटा अंबानी होते तो शायद आज या जेलों में होते या मुल्क से भागे होते ये लोग। आबिद भाई यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग देखे थे काफ़ी कंट्रोवर्शियल चल रही है बीजेपी पार्टी, अगर देखा जाए, या कह लें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इनफैक्ट कांग्रेस की बड़ी तारीफें की जा रही थी कि वो बहुत अच्छी पार्टी है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखी जाए, पाकिस्तान में रहते हुए लोग नरेंद्र मोदी को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं उनकी एफर्ट्स के लिए। वो कहते हैं कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, और आज कह लें कि जो भारत इतना पीछे था वो कह लें कि 100 गुना आगे बढ़ चुका है। देखें पाकिस्तान से 100 गुना आगे नहीं बढ़ा भारत, ये बात गलत है। मुझे लगता है पाकिस्तान से 100 साल आगे है भारत, मुझे ऐसा लगता है। और बात आ गई इलेक्शन की, बीजेपी की बात आ गई। देखें आप मेरी पिछली 2 साल से जो मैं वीडियोस कर रहा हूँ ना, आप वो वीडियो निकाल के देखिए।
मैंने उन वीडियो में आज से 2 साल पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ये इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से जीत जाएंगे। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, देखिए हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि मेरे फेवरेट लीडर आए इंडिया के बीच में। मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि वो जीतें, वो दोबारा से पावर में आए। और दोबारा से पावर में आने के बाद एक आज आप लोगों को बड़ी प्रेडिक्शन करने लगा हूँ, ये आप लोगों ने याद रखना है, दिन और टाइम याद रखना है। पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुसलमानों के बड़े अगेंस्ट हैं, मुसलमानों के बहुत खिलाफ हैं वो। मैंने उनका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा जी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो मुसलमानों से प्यार करता हूँ। मेरा एक ड्राइवर भी मुसलमान होता था और बचपन में जब हमारे घर में खाना नहीं होता था तो हम मुसलमानों के घर जाके खाना खाते थे, मतलब खाना नहीं होता था, ये बात शायद ऐसे है, या खाना खाने चले जाते थे मुसलमानों घरों में दोस्तियों में, तो उनकी दोस्ती रही। जो प्रेडिक्शन मैं करने लगा हूँ वो ये है, इस बार नरेंद्र मोदी साहब गवर्नमेंट में आएंगे, पावर के साथ आएंगे, मेजोरिटी के साथ आएंगे। अगर मेजोरिटी के साथ ना भी आ सके तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही बनेंगे इंडिया के। लेकिन बड़ी प्रेडिक्शन तीसरी बार कहने लगा जो मैं आपको करने लगा हूँ ना, जो चीज़ें आपको पिछले 10 सालों में नज़र नहीं आई वो इस 5 सालों में आपको नज़र आएंगी। ये इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे। जाएँ आप लिख लीजिए, पूरी दुनिया ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहते हैं या पाकिस्तान को कब्जा करना चाहते हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। आपको आइडिया होगा मैडम, आज से चंद साल पीछे इमरान खान साहब के दौर में आप चले जाएं तो हमारी कंट्री, हमारा मुल्क जिन हालातों में आ चुका हुआ था ना, इवन के इधर ये हालात है कि हमारी गवर्नमेंट ये बात करती थी कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं। ये हमारी गवर्नमेंट ये बात करती होती थी। तो वो सुनहरी टाइम था, उस टाइम इंडिया हमारे ऊपर हमला करता या हमारे ऊपर कब्जा करता, तो इंडिया ने उस टाइम कब्जा नहीं किया। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि इंडिया हमारे पर कब्जा करने के मूड में नहीं है, ना हमारे साथ जंग करने के मूड में है। और देखें वो एक बिजनेसमैन बन चुके हुए हैं, वो पूरी दुनिया के साथ तिजारत कर रहे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है इन पंगों में पड़ने के लिए, वो तिजारत कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हुए हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है हमारे साथ जंग करने के लिए। अब उनका कंपैरिजन बनता है अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ। उनका कंपैरिजन हमारे साथ नहीं है मैडम। हम अपने साथ खामखा कंपैरिजन बना के बैठ जाते हैं, उन्हें कंपेयर करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बड़ी बात मैडम, लास्ट में एक और बड़ी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मेरी दिल की ख्वाहिश क्यों है कि नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीते और तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने। अगर नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं तो तीसरी बार वो वज़ीर आज़म बनते हैं इंडिया के, तो आपका क्या आइडिया कि आबिद भाई इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? मैं एग्जैक्ट यही सवाल करने वाली थी। तो आबिद भाई इंडिया के साथ वो बिजनेस करेंगे जो पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नजर आएगा। इंडिया में ऐसे ऐसे ब्रांड हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कंपनी ये चीज़ें बना रही हैं। तो उन कंपनियों को जब मैं पाकिस्तान लेके आऊँगा तो फ़ायदा किसका होगा मैडम? हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा है। हमारा पाकिस्तान ऊपर आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ़ायदा होगा और पाकिस्तान का नाम होगा पूरी दुनिया के बीच में। जी मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं यही आपसे कहने वाली थी कि आप खुद एक बिजनेसमैन हैं और आपकी भी दिली ख्वाहिश होगी कि आप भी भारत के साथ ट्रेड करें। और जब आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कह लें कि पावर में आते हैं तो मैं डेफिनेटली भारत के साथ ट्रेड करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने शुरू में कहा कि भारत ने आईटी में तरक्की किया, उनकी रोड्स देखें, आप उनकी कह लें कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आप उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग देख लें, कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसा बॉक्स नहीं है जो कि कह लें कि भारत ने उसमें टॉप ना किया। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो कह लें कि दुनिया के सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल यानी कि पसंद किए जाने वाले प्राइम मिनिस्टर्स में से उनका नाम पहले नंबर पर आता है। जी आपने बिल्कुल अच्छी बात की। मैं एक और बात इधर जोड़ना चाहूँगा। देखिए मैं कह रहा था पावरफुल वज़ीर आज़म की बात। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब 2 बार इलेक्शन जीते, तो तीसरी बार जो है ना वो इतने 2 बार में इतने पावरफुल हो चुके हुए थे कि दुनिया के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं उन्हें आंखें दिखाने लगे हुए थे। क्यों? वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए। अभी देखें मोदी साहब ये प्रेशर फिर भी बिल्ड कर गए, प्रेशर को फेस कर गए। हर कंट्री का वज़ीर आज़म फेस नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल दूंगा आपको तुर्की के तैयब रजब उर्दगान साहब की। उन्होंने 2 इलेक्शन जीते, 2 के बाद वो तीसरे इलेक्शन में आ गए हैं। अच्छा, तीसरे इलेक्शन में आने के बाद आज तुर्की के आप मीडिया निकाल के देख लीजिए, तुर्की के वज़ीर आज़म के आप बयान चेक कर लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब जो है ना मैं ताकतवर नहीं रहा। वो अपने मुँह से कह रहे हैं कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तो गवर्नमेंट जाने वाली है। तो बड़ी बात है। और फिर तुर्की की आप इकोनॉमी चेक कीजिए, उनकी इकोनॉमी कहाँ आ गई हुई है। तो ये बड़ी बात है कि 10 साल उन्होंने गवर्नमेंट भी की
और अपनी इकॉनमी को स्टेबल रखा, बल्कि ऊपर लेके गए, 5वीं बड़ी इकॉनमी बने। और अब उनका दावा ये है कि मैं जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनूंगा तो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनूंगा। यानी कि इधर तो दाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रेशर को भी नहीं लिया, दुनिया के किसी प्रेशर को नहीं लिया, और अपने मुल्क को तरक्की भी करवाई, और तीसरी बार वज़ीर आज़म भी बनेंगे मैडम वो। बिल्कुल आपकी बात सही कि तीसरी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। स्पेशली अगर देखा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, कह लें कि शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने स्पेशली उनको एक टोकन ऑफ लव शो किया था, उनको मुबारकबाद पेश की थी। तो क्या लगता है आपको कि हमारे वज़ीर आज़म भी बढ़ चढ़ के नरेंद्र मोदी को उनके एक टोकन ऑफ लव शो करवाएंगे, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे? चलें एक और प्रेडिक्शन करते हैं आपको, ये इस बार नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीतेंगे, जिसे हम हल्फ बर्दारी कहते हैं पाकिस्तान में, कि जो हमारे वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी सेरेमनी पार्टी होती है। तो इसी तरह उनकी एक सेरेमनी पार्टी होती है जिसमें वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाना होता है, यानी कि ओथ उठाना होता है, जो भी उनकी लैंग्वेज में कहते हैं, हमारी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं। तो मैं आपको प्रेडिक्शन ये करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी ना, तो इधर से शहबाज शरीफ साहब भी नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद देंगे और उधर से इनवाइट किया जाएगा, आप देखिएगा। और हो सकता है, बड़ी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब इंडिया जाएंगे और ये तल्लुकात बेहतर होने हैं। जो हमें डराया जा रहा है ना, इंशाल्लाह हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हम कभी भी मैडम गलत बात नहीं करते हैं, हम दोस्ती की और पीस की बात करते हैं। अब जो दोस्ती की बात करेगा, जो पीस की बात करेगा, आप उन्हें डराने की कोशिश करेंगे, तो देखिए ये ना कीजिए। हम सिर्फ अमन चाहते हैं, हम इंतशारी लोग नहीं हैं, और हमें इंतशार बिल्कुल नहीं पसंद। दुनिया में कई जंग होती है तो हम पीस के पैगाम देते हैं कि दोनों मुल्कों में सुलह होनी चाहिए, कि ना कि लोगों की जानें ज़ाया हों। तो इसी तरह ही मैं इंडिया और पाकिस्तान के लिए कहना चाहूँगा, इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, देखिए मैडम, इधर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, ये कभी भी हमें रियल चीज़ नहीं दिखाते। ये कभी भी इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे तक सच नहीं आने देते। ये सिर्फ इंतशार को फैलाते हैं कि इंतशार क्या है। आप किसी भी चीज़ में निकाल के देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का आपस में लव देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री का आप लव देख लीजिए। इंडिया से कोई लोग अगर पाकिस्तान आते हैं तो किस तरह का प्यार और प्रोटोकॉल मिलता है, पाकिस्तान से लोग अगर इंडिया जाते हैं तो कैसा प्यार और प्रोटोकॉल मिलता है। ये सिर्फ मीडिया ने हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें बिठाई हुई हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि दोनों मुल्कों में कोई ऐसी इतनी भयानक किस्म की दुश्मनी है कि इनकी दोस्ती नहीं हो सकती या इनकी ट्रेड नहीं हो सकती। मुझे ऐसा नहीं लगता, सब कुछ होगा। ये मोदी साहब को इलेक्शन जीतने दीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्ती भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे। और बड़ी बात बताता हूँ, हमारे पार्लियामेंट में ये आवाज़ें उठने लग चुकी हुई हैं। हमारे पार्लियामेंट में मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया चांद पे पहुँच गया, इंडिया तरक्की कर गया, इंडिया ये कर गया, इंडिया वो कर दिया। तो आज आबिद अली अगर ये बात करता है, वही बातें मैं कर रहा हूँ, तो मेरी बात क्यों बुरी लग रही है भाई? उनकी भी तो बुरी लगनी चाहिए जो इतनी बड़ी जगह पे जाके ये बात कर रहे हैं। मैं तो एक आम सी सड़क पे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात क्यों बुरी लगती है आपको? हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।